देखिए सवाल दिया है, ए स्टार कनेक्टेड नेटवर्क consumes 1.8 kilowatt at 0.5 lagging power factor when connected to 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स कैलकुलेट द पर फेज इम्पीडेंस ऑफ द स्टार नेटवर्क। देखिए यहाँ पे स्टार में लोड लगे हुए हैं, इसे 230 वोल्ट लाइन टू लाइन से कनेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ किलो वाट पावर दिया है, मतलब कि रियल पावर दिया हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं रियल पावर बराबर होता है यस इंटू कास फाई। यस यहाँ पे एपारेंट पावर है, तो देखिए यहाँ से एपारेंट पावर हो जाएगा 1/8/10.5, क्योंकि कास फाई का मान 10.5 है। यानी कि इसको हल कर देंगे तो 3600 वाट आ जाएगा। इसे देखिए किलो वाट है तो इसे वाट में भी कन्वर्ट किया गया है। देखिए यह तीनों फेज का पावर है। अब देखिए सिंगल फेज का निकालने के लिए पावर जो होगा 3600 में 3 का भाग कर देंगे, यानी 1200 वाट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अतः जो 230 वोल्ट है वह आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा। तो देखिए स्टार में कनेक्टेड है, अतः जब लाइन टू लाइन वोल्टेज 230 वोल्ट आरएमएस है तो इसका फेज वोल्टेज निकालेंगे तो 230 में करड़ी में 3 का भाग लगा देंगे, यानी कि सिंगल फेज आरएमएस वोल्टेज का मान हो जाएगा 230 बटा के करड़ी में 3। अब देखिए हम जानते हैं कि पावर पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे के आर। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज का आरएमएस वोल्टेज 230 बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे के पी, यानी कि 230 बटा के करड़ी में 3 का स्क्वायर बटा के 1200, यानी कि इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 14.7। What will happen with a single phase induction motor that has a short circuited capacitor? Will not run. A capacitor in a single phase induction motor serves as a vital role in creating a phase shift to enable the motor to start. It generates a second phase of power to produce a rotating magnetic field that allows the motor to start and run. If this capacitor gets short-circuited, it would not fulfill its essential function, which will interfere with the motor's performance. In case of short-circuited or failed capacitor, the single-phase induction motor generally will not run. The reason it would not run, especially at the start, is because the necessary rotating magnetic field would not be created due to the absence of the phase shift caused by the capacitor. A single-phase induction motor relies on an auxiliary winding and a start capacitor to create an initial rotating field and start the rotor. Without the phase shift provided by the capacitor, the motor will simply hum or buzz and may cause the windings to get overheated if left in an attempted start condition for too long. In theory, if the motor was already running when the capacitor failed, it could continue to run at a lower torque but will not start again after it is stopped. However, this is not generally a safe state for the motor to be in, and it should be repaired as soon as possible to prevent further damage.
A delta-delta connected three-phase transformer can be connected in phase with स्टार। देखिए कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में हो और दूसरी वाइंडिंग भी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी डेल्टा हो, तो उसका फेज शिफ्ट 0 अंश होता है। तो देखिए इसके समांतर वही ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जिसका फेज शिफ्ट 0 अंश हो। मतलब देखिए एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है और दूसरी वाइंडिंग में भी स्टार है, तो उस ट्रांसफार्मर का फेज शिफ्ट शून्य होगा। मतलब कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। When two transformer operates in parallel, then the input and output of the two transformers must be the same. Suppose two transformer A and B are operated in parallel, then the primary of transformer A is star connected. Then the primary of the second transformer B should be star connected। ट्रांसफार्मर कनेक्शन देखिए, ट्रांसफार्मर ए, ट्रांसफार्मर बी। देखिए ट्रांसफार्मर ए का प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर बी है उसका भी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होगा। देखिए ट्रांसफार्मर ए का प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है, तो देखिए ट्रांसफार्मर बी का भी सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है। देखिए ट्रांसफार्मर ए का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा स्टार में है, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो बी जो पैरेलल में जुड़ा है उसका भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्रमशः डेल्टा तथा स्टार में है। द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स कैन बी कनेक्टेड इन वेरियस वेज दैट प्रोड्यूस मैग्नीट्यूड्स एंड फेज डिस्प्लेसमेंट इन द सेकेंडरी वोल्टेज विथ respect to the primary voltage। All the transformer connection can be classified into distinct vector groups। Group 1 जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट। देखिए जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत स्टार स्टार जीरो ओ क्लॉक तथा डेल्टा डेल्टा जीरो ओ क्लॉक और डेल्टा जिगजैग जीरो ओ क्लॉक आते हैं। फिर देखिए ग्रुप 2 180 अंश फेज डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें स्टार स्टार 6 ओ क्लॉक, डेल्टा डेल्टा 6 ओ क्लॉक, डेल्टा जिगजैग 6 ओ क्लॉक आते हैं। ग्रुप -3 जिसमें -3 अंश फेज डिस्प्लेसमेंट, इसके अंतर्गत देखिए वे ट्रांसफार्मर आते हैं जिनका कनेक्शन स्टार डेल्टा 1 ओ क्लॉक, फिर डेल्टा स्टार 1 ओ क्लॉक, फिर स्टार जिगजैग 1 ओ क्लॉक वाले आते हैं। अब देखिए ग्रुप 4 जिसका फेज डिस्प्लेसमेंट +30 अंश है, इनके अंतर्गत देखिए 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं जिनका कनेक्शन क्रमशः देखिए इस प्रकार किया रहता है। स्टार डेल्टा 11 ओ क्लॉक, फिर डेल्टा स्टार 11 ओ क्लॉक, फिर स्टार जिगजैग 11 ओ क्लॉक। In order to have zero relative phase displacement of secondary side line voltage, the transformers belonging to the same phase angle, the only magnitude not sine, to be connected in parallel. The transformers of group 1 and 2 can only be paralleled with transformer of their own group. The transformers of group 3 and 4 can be paralleled by reversing the phase sequence of one of them. Transformers with star delta 11 o'clock and delta star 1 o'clock connection can be paralleled
Delta star and delta star belong to the same vector group. Additional information. Condition for parallel operation of transformers. For parallel connection of transformers, primary winding of the transformers are connected to source bus bars and secondary windings are connected to the load bus bars. Various conditions that must be fulfilled for the successful parallel operation of transformers. Same voltage ratio, turn ratio. Both primary and secondary voltage rating is same. Same percentage impedance and X/R ratio. Identical position of tape changer. चौथा सेम केवी रेटिंग्स, सेम फेज एंगल शिफ्ट, बोले तो वेक्टर ग्रुप इज सेम। छठवां सेम फ्रीक्वेंसी रेटिंग, सातवां सेम पोलरिटी, आठवां सेम फेज सीक्वेंस। सम ऑफ दिस कंडीशन आर कन्वीनियंट एंड सम आर मैंडेटरी। द कन्वीनियंट कंडीशन आर द सेम वोल्टेज रेशियो, turn ratio, same percentage impedance, same kVA rating and same position of tape changer. The mandatory condition are the same phase angle shift, same polarity, same phase sequence and same frequency. When the convenient conditions are not met, parallel operation is possible but not optimal. देखिए, ट्रांसफार्मर को हम कई तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें देखिए, पहला कनेक्शन है जीरो अंश वाला कनेक्शन। इस जीरो अंश का मतलब यह है कि देखिए, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है उसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कनेक्शन किया जाएगा। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग यदि स्टार में होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी स्टार होगा। तथा देखिए, जीरो अंश अभी बोलेंगे क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो छोटी वाली सुई होती है वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को बताती है तथा बड़ी वाली मिनट की सुई प्राइमरी साइड के वोल्टेज को बताती है। तो देखिए, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज तथा प्राइमरी साइड का वोल्टेज दोनों एक ही समान होगा। देखिए, इसमें देखिए तीन बाइंडिंग है, A1 A2, फिर देखिए B1 B2 C1 C2। इसमें देखिए जो A1 B1 C1 है इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं और बाकी को ओपन छोड़ देते हैं। उसी प्रकार सेकेंडरी साइड में जो बाइंडिंग है जिसे स्मॉल A1 A2 से तथा स्मॉल B1 B2 स्मॉल C1 C2 से दर्शाया गया है, इसमें भी A1 B1 और C1 तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है और बाकी को ओपन छोड़ दिया गया है। देखिए, इसमें प्राइमरी साइड A1 B1 C1 कनेक्ट किया गया है और देखिए सेकेंडरी साइड में भी बाइंडिंग का जो A1 B1 C1 जो टर्मिनल है तीनों को कनेक्ट किया गया है। देखिए, अब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, इसे भी जीरो क्लॉक कनेक्शन बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सेकेंडरी तथा प्राइमरी दोनों सेम फेज शिफ्ट में होते हैं। इसमें देखिए जो बाइंडिंग के दो टर्मिनल होते हैं A1 A2, तो इसमें जो है कि पहला बाइंडिंग का A1 जो सिरा है वह B2 से जोड़ते हैं और फिर B1 को C2 से जोड़ते हैं और C1 को A2 से जोड़ते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पर भी देखिए A1 को B2 से तथा B1 को C2 से फिर C1 को A2 से जोड़ते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे 3 ठो वाइंडिंग दिया है, जिसमें देखिए पहले A1 को B2 से, फिर B1 को C2 से, फिर C1 को A2 से जोड़ा गया है। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड में 3 ठो वाइंडिंग है, जिसमें देखिए जो है कि A1 को स्मॉल B2 से, फिर B1 को स्मॉल C2 से, फिर देखिए C1 को A2 से जोड़ा गया है। अब देखिए दूसरे तरह के कनेक्शन, इसमें देखिए जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है वो अभी स्टार ही है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो अभी स्टार में ही कनेक्टेड है। परंतु देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट कनेक्ट हैं। इसे देखिए 180 अंश स्टार स्टार कनेक्शन बोला जाता है, अथवा इसे देखिए 6 o'clock कनेक्शन बोला जाता है। क्योंकि देखिए प्राइमरी साइड जो है की सुई 12 पर है, तथा सेकेंडरी साइड इसके उल्टा एकदम 6 पर दिखा रहा है, इसीलिए इसे 6 o'clock बोला जाता है। देखिए स्टार स्टार 6 o'clock डायग्राम यदि बनाना है ट्रांसफार्मर कनेक्शन का, तो सबसे पहले एक ठो स्टार कनेक्शन बनाते हैं। और देखिए इसमें देखिए बाइंडिंग के जो प्रथम साइड का टर्मिनल है A1 B1 C1, इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं। और फिर देखिए इसी के साइड में सेकेंडरी साइड का कनेक्शन बनाने के लिए एक ठो और स्टार बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो पहला वाला स्टार बनाए थे उससे उल्टा बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से बनाया गया है। अब देखिए जो डॉटेड डॉटेड बनाए थे, अब देखिए देखिए अब देखिए जो यह वाला जो वाइंडिंग है, इसी को उठाकर ऐसा जो डॉटेड दिखाई दे रहा है वहाँ पर ले जाकर रख देंगे। तो देखिए जैसे A1 A2 इसी को सीधा इसी तरह उठाकर यहाँ पे देखिए A1 A2 की तरह रख दिया गया है। अब देखिए फिर देखिए इसको उठा कर रखना है, तो इस C1 C2 को देखिए इस वाइंडिंग में जो है कि यह यहाँ पे दिख रहा है, अतः C1 C2 को उठाकर इसी तरह से यहाँ पे C1 C2 रख देंगे। अब देखिए B1 B2 को रखना है, तो B1 B2 का डायरेक्शन इस तरह है, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन इस तरह है, तो देखिए ये वाला है, तो यहाँ पे B1 B2 को रख दिया जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे A2 B2 तथा C2 को कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड का देखिए यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए देखिए A1 B1 C1 को कनेक्ट कर दिया गया है। और देखिए सेकेंडरी साइड में जो A2 B2 और C2 है, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि यदि जिस एंगल का कनेक्शन करना हो, तो प्राइमरी साइड के जो डायग्राम है उसको सबसे पहले उस एंगल पर घुमा देते हैं, और फिर जैसे जैसे वाइंडिंग होता है उसी तरह उठा उठाकर संगत स्थान पर रख कर कनेक्शन कर। अब देखिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा 180 अंश कनेक्शन अथवा 6 o'clock डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक तो डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं, जिसमें देखिए A1 A2, फिर B1 B2 तथा C1 C2 तीन वाइंडिंग है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा बनाने के लिए A1 को B1 से, फिर B1 को C2 से, फिर C1 को A2 से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए सेकेंडरी का कनेक्शन करने के लिए यह जो डेल्टा बनाया गया है इसके उल्टा एक ठो यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं। और फिर अब देखिए इन सभी बाइंडिंग को इस जो चित्र बनाए हैं वहाँ पे रख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे B1 B2 है,
इस B1 B2 को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। देखिए B1 B2। अब देखिए इस C1 C2 को उठाएंगे और देखिए यह ऐसा है, मतलब यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा C1 C2। अब देखिए इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा A1 A2। मतलब देखिए यहाँ पे जो A1 है उसको C2 से कनेक्ट करेंगे और फिर B1 को A2 से कनेक्ट करेंगे और फिर देखिए C1 को B2 से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो A1 है प्राइमरी में, A1 को B2 से कनेक्ट किया गया है, B1 को C2 से, फिर देखिए C1 को A2 से। अब देखिए सेकेंडरी साइड जो है कि A1 को C2 से कनेक्ट किया गया है। देखिए A1 को C2 से कनेक्ट किया गया है और फिर B1 को A2 से, देखिए B1 को A2 से कनेक्ट किया गया है और फिर C1 को B2 से, देखिए C1 को B2 से कनेक्ट किया गया है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार डेल्टा में कनेक्शन करना। देखिए स्टार डेल्टा में कनेक्शन करेंगे तो दो केस प्राप्त होता है, एक तो प्लस 30 अंश का, मतलब कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन इन डेल्टा है वो स्टार से 30 अंश लीड करता है, तथा यदि यहीं पर माइनस 30 अंश होता तो जो डेल्टा है वो स्टार से मतलब कि 30 अंश लैग करता। इसे देखिए स्टार डेल्टा प्लस 30 अंश 11 वो क्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग जिसे रेफरेंस माना जाता है वह 12 पर होती है तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो 11 पर होती है। मतलब कि देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग 30 अंश लीड कर रही है प्राइमरी से, इसीलिए इसे 11 ओ क्लॉक बोला जाता है। देखिए स्टार डेल्टा प्लस 30 अंश यानी 11 ओ क्लॉक कनेक्शन बनाना हो तो सबसे पहले स्टार बनाएंगे, इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाइंडिंग रखेंगे और फिर देखिए एक ठो सीधा डॉटेड लाइन खींचेंगे और फिर देखिए यहाँ पे बनाना है 30 अंश लीड करते हुए। तो अब देखिए इस रेफरेंस लाइन से 30 अंश लीड करते हुए एक ठो रेखा खींचेंगे और फिर देखिए इसी के एक क्रॉस जो है कि एक डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ से सारी बाइंडिंग को उठाकर इस डेल्टा कनेक्शन में रखेंगे तो देखिए A1 A2 जो है कि यह है, तो इसे उठाकर देखिए यहाँ पे रख देंगे तो यह हो जाएगा A1 A2। और फिर देखिए अब देखिए C1 C2 को उठाएंगे तो देखिए C1 C2 इसमें किस प्रकार दिख रही है। C1 C2 इस तरह है, देखिए इस तरह, यानी यहाँ पे हो जाएगा C1 और यहाँ पे हो जाएगा C2। अब देखिए B1 B2 को उठा कर रखेंगे तो B1 B2 देखिए इस तरह दिख रहा है, मतलब कि इस तरह कौन सा दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा B1 और यहाँ पे हो जाएगा B2। अब देखिए यहाँ पे जो है कि पहले में A1 B1 C1 तीनों को शॉर्ट कर दिया गया है और देखिए सेकेंडरी साइड में जो है कि देखिए A2 को B1 से कनेक्ट किया गया है, तो देखिए यहाँ पे A2 को B1 से और फिर देखिए B2 को C1 से कनेक्ट किया गया है, फिर देखिए C2 को A1 से कनेक्ट किया गया है। अब देखिए कनेक्शन बनाएंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन माइनस 30 अंश यानी कि 1 ओ क्लॉक, यानी कि जो सेकेंडरी होगा वह 30 अंश लैग करेगा प्राइमरी से, तो
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले स्टार जो है कि वह कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टार बनाया गया है और फिर देखिए एक ठो रेफरेंस लाइन खींचेंगे और फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए 30 अंश लैग कर रहा है सेकेंडरी, इसीलिए इसे 30 अंश लैग करते हुए एक ठो और रेखा खींचेंगे और फिर देखिए इसके एक क्रॉस डेल्टा का फिगर इस तरह बनाएंगे। अब देखिए इसी अब भुजा के क्रॉस इन बाइंडिंग को उठाकर रखेंगे। तो देखिए A1 A2, देखिए इस डेल्टा में A1 A2 यहाँ पे है, इस तरह है और यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ हो जाएगा A1 A2। अब देखिए B1 B2 यहाँ पे है, तो B1 B2 देखिए इस तरह है, यहाँ इस तरह, यानी यह हो जाएगा B1, यह हो जाएगा B2। अब देखिए C1 C2, तो इस तरह C1 C2, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे C1, यहाँ पे हो जाएगा C2। देखिए अब इसका कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 वाइंडिंग A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। इसमें पहले स्टार में यानी A1 B1 C1 को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए फिर यहाँ पर A2 को जो है कि C1 से कनेक्ट किया गया है, तो देखिए यहाँ पे A2 को C1 से कनेक्ट किया गया है और फिर C1 को A2 से, देखिए C1 को A2 से कनेक्ट किया गया है, फिर B1 को C2 से, तो देखिए B1 को C2 से कनेक्ट किया गया है, फिर A1 को B2 से, तो यहाँ पर देखिए A1 को B2 से कनेक्ट किया गया है। अब देखिए डेल्टा स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर का बनाएंगे। तो देखिए डेल्टा स्टार में 2 केस होता है, 30 अंश लीड्स, मतलब कि जो यहाँ पे स्टार कनेक्शन है वह डेल्टा से 30 अंश लीड करता है। इसे हम लोग डेल्टा स्टार 11 ओ क्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सेकेंडरी वाला जो है कि प्राइमरी से 30 डिग्री लीड कर रहा है। इसके लिए भी सेम पीछे वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले स्टार डेल्टा बॉन्डिंग बनाएंगे। इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए फिर उसी प्रकार एक ठो रेफरेंस लाइन जो है कि यहाँ पे खींचेंगे और इसे 30 अंश लीड करते हुए देखिए एक ठो दूसरी लाइन खींचेंगे और देखिए इसी लाइन को आधार मानकर एक स्टार बना देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार बन गया है। अब देखिए इस वाइंडिंग को उठाएंगे, इस तरह है तो इस तरह, यानी ए यहाँ पे रख देंगे और इसको उठाकर B1 B2 को यहाँ पे रख देंगे और देखिए C1 C2 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे। देखिए बाइंडिंग कनेक्शन बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे A2 को C1 से कनेक्ट किया गया है, फिर A1 को B2 से कनेक्ट किया गया है, B1 को C2 से कनेक्ट किया गया है, फिर देखिए यहाँ पे A1 B1 C1 को कनेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह देखिए डेल्टा स्टार -30 अंश बोले तो 1 ओ क्लॉक वाला भी बनाएंगे, जिसमें जो सेकेंडरी है वह प्राइमरी से 30 अंश लैग करती है। तो देखिए सबसे पहले डेल्टा बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे एक ठो बेस लाइन खींचेंगे और इससे देखिए -30 अंश लैग करते हुए एक ठो लाइन खींचेंगे और इसी के क्रॉस एक ठो स्टार बना देंगे। अब देखिए C1 C2 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे, A1 A2 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे और B1 B2 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए कनेक्शन हो जाएगा A2 B2 C2 A2 B2 C2। इसी प्रकार A2 को C1 से, A1 को B2 से, B1 को C2 से। देखिए जिग जैग ट्रांसफार्मर एक ठो होता है, उस वह क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसको चलाना है तो उसके लिए एक फेज की ज़रूरत होती है तथा एक न्यूट्रल की ज़रूरत होती है और हमारे पास जो सप्लाई है
वह डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम वाली सप्लाई है। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में तो हमें न्यूट्रल मिलता नहीं है, तो उसको हम कैसे चलाएंगे? उसको चलाने के लिए हम एक डिवाइस बनाते हैं जो न्यूट्रल जनरेट करके देता है, उसे जिग जैग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। देखिए जो जिग जैग जो कनेक्शन होता है वह स्टार और डेल्टा का मिक्स मिक्स करके बनाया जाता है। मतलब इंटरकनेक्टेड स्टार डेल्टा कनेक्शन जो होता है वह जिग जैग कनेक्शन प्रदान करता है। जिग जैग ट्रांसफार्मर का यूज मेन काम होता है प्रोवाइडिंग ग्राउंडिंग न्यूट्रल, मतलब कि वे सारे सिस्टम जिनमें न्यूट्रल नहीं होता है वहाँ पे न्यूट्रल प्रोवाइड करवाता है। देखिए जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 लिंब होते हैं तथा उस ट्रांसफार्मर में 3 ठो वाइंडिंग होती है, परंतु जो जिग जैग ट्रांसफार्मर होता है उसमें 6 ठो वाइंडिंग होती है। देखिए 3 जो वाइंडिंग होती है वह ऊपर के लिंब के ऊपर साइड होती हैं तथा 3 ठो जो वाइंडिंग होती हैं वे लिंब के नीचे साइड लगी होती है। जैसे देखिए 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, 4 वाइंडिंग, 5 वाइंडिंग, 6 वाइंडिंग। देखिए ऊपर वाला जो वाइंडिंग होती है उसे आउटर सेट बोला जाता है तथा नीचे वाली जो वाइंडिंग होती है उसे इनर सेट बोला जाता है। जो इनर सेट होता है उसे स्टार विथ न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि तीनों वाइंडिंग के टर्मिनल को एक साथ जोड़कर ग्राउंडिंग कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो देखिए आउटर सेट होता है उसके 3 ठो टर्मिनल को इनर सेट के जो बचे टर्मिनल हैं उनसे डेल्टा में कनेक्शन करते हैं अंदर। जिग जैग कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे 6 ठो वाइंडिंग लिया गया है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। और देखिए इसके आगे रखा गया है A2 के सामने A4 A4 A3 B4 B3 C4 C3। और देखिए इन सबको डेल्टा में कनेक्शन किया गया है। देखिए B4 को A2 से और C4 को B2 से और C2 को A4 से, और देखिए इस तरह से। और जो देखिए A1 B1 C1 को शॉर्ट कर दिया गया है और इसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए इस डायग्राम में यह डेल्टा कनेक्शन है, इसमें देखिए यह जिग जैग कनेक्शन के माध्यम से एक ठो न्यूट्रल जो कि फेज निकाला गया है। और देखिए यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन वायर का लाइव वायर देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है और इधर देखिए न्यूट्रल जोड़ा गया है और यह इंडक्शन मोटर जो है कि रन कर जाएगी। यही इसका मेन फीचर है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग हेल्प reduce harmonic content in the generated EMF, which results in a more sinusoidal output. They also reduce copper loss due to shorter end connections and improve efficiency. Furthermore, they reduce the amount of insulation required due to a lower voltage between adjacent coils and improve the thermal performance of the alternator. While they slightly reduce the EMF, the overall performance benefits such as better waveform and reduced copper losses lead to increased overall efficiency. A supply of 200 volt can be obtained from a source of 600 volt by means of a two-winding transformer or an auto transformer. The ratio of weights of conductor material in the auto transformer with respect to the two winding transformer is concept. The ratio of the weight of the conductor material in an auto transformer and two winding transformer is given by W auto बराबर बटे के W टू वाइंडिंग बराबर 1 माइनस N2 बटे के N1। गिवन सोर्स V1 बराबर 600 वोल्ट, V2 बराबर 200 वोल्ट। तो देखिए यहाँ से W ऑटो बटा के W2 वाइंडिंग बराबर 1 माइनस 200 बटा के 600, यानी आ जाएगा
एक संबंधी डेढ़ आ जाएगा। Conversion from the two winding transformer to the auto transformer V1 minus V2 I1 two winding transformer I2 V2 देखिए V1 N1 I1 V1 minus V2 I2 minus I1 I2 current V2 N2 auto transformer. Consider the following statements about characteristics of reluctance motor and select the suitable combination of correct choice. Reluctance motors cannot accelerate high inertial load to the synchronous speed. यह सही बात है। Reluctance motor can accelerate high inertial load to the synchronous speed. यह गलत स्टेटमेंट है। Reluctance motor are cheaper than any other kind of synchronous machines. Reluctance motors have constant speed characteristics. सही बात है। Reluctance motor. The stator of the reluctance motor has the main and auxiliary winding. The stator of the single-phase reluctance and induction motor are the same. The rotor of a reluctance motor is a squirrel cage with some rotor teeth removed in certain places to provide the desired number of salient rotor poles. The rotor needs no DC excitation. It is a self-starting machine and it rotates with constant speed. It can operate on AC supply only. Reluctance motor can deliver very high power density at low cost, making them ideal for timing device and control apparatus. The other applications of reluctance motor are signaling device, recording instrument, phonographs, analog electric meters. These motors cannot accelerate high inertial load to synchronous speed. The pull-in and pull-out torque of such motors are weak. Reluctance motors have poor efficiency and torque. Reluctance motors have low power factor. Reluctance motors are cheaper than any other kind of synchronous motor. The switched reluctance motor is a singly excited motor. The switched reluctance motor is a doubly salient singly excited motor. It has salient poles on both the rotor and the stator, but only one member carries windings. The rotor has no winding magnet or cage windings, but is built up from stacks of salient pole lamination. It is a stepper motor with closed loop control and with a rotor position sensor. It is designed for high speed and the closed loop system is necessary. It is normally necessary to use a rotor position sensor for communication and speed feedback. The turning on and off operation of the various devices of power semiconductor switching circuit are influenced by signal obtained from rotor position sensor. Advantage: construction is simple and robust. It requires less maintenance. Its overall efficiency is better. It is flexible control driving motor as motoring mode and generating mode of operations of the machine can be easily achieved. If a synchronous motor is switched on to three-phase supply with its rotor winding short-circuited, it will start and continue to run as an induction motor. While starting synchronous motor, its field windings should be kept short-circuited. देखिए, a synchronous motor cannot start by itself. In order to make the motor self-starting,
A squirrel cage winding, also called damper winding, is provided on the rotor. The hysteresis loop for the material of the core of a transformer should be tall and narrow. An electromagnet is a type of magnet in which the magnetic field is produced by an electric current. Electromagnets usually consist of wire wound into a coil. The magnetism of the electromagnet can be increased by placing a soft iron rod inside the solenoid. The core of electromagnet is made of ferromagnetic materials which have high permeability and low resistivity. Electromagnets are used in electric bells, loudspeakers, and telephone dia- diaphragms. Giant electromagnets are used in cranes to lift machinery and bulk quantities of iron and steel. In certain applications like transformer cores and telephone diaphragms, the material goes through an AC cycle of magnetization for a long period. The hysteresis curve for the core of transformer and telephone diaphragms should be tall and narrow so that the energy dissipated and the heating will consequently be small. Magnetic measurements use ballistic tests to determine flux density, magnetizing force, and BH curve and hysteresis loop of the specimen. Magnetic measurement: study of magnetic measurements such as flux density, BH curve, hysteresis loop, and magnetizing force (etc.) is done by the following tests: DC test or ballistic test, AC test generally conducted at high frequencies, steady state test to measure air gap flux, ballistic test. The ballistic method is based on the measurement using a ballistic galvanometer which measures the quantity of electricity induced in a measuring coil upon a rapid change in the magnetic flux coupled to the coil. In addition to ballistic galvanometers, magnetoelectric and photoelectric Weber meters, flux meters, are also used in measurement of magnetic flux. By the use of the ballistic test method, we can measure flux density, magnetizing force BH curve, and hysteresis loop of the specimen. We can also able to study various permeabilities and the demagnetization factor of ferromagnetic samples. A मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच का मान 800 एम्पियर टर्न पर मीटर है। तो फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर हम जानते हैं म्यू जीरो एच होता है, म्यू एच होता है। तो देखिए म्यू का मान यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई गुणे के 10 के पावर -7 और एच का मान करके हल कर देंगे। कंसिडर ए सर्कुलर coil of radius small r and carrying current I as shown in figure. The magnet flux density at the center of the coil is given as mu naught upon mu naught I बटे के 2r. Concept: magnetic flux density for any current carrying element is given by B बराबर mu naught upon 4 पाई गुणे के I बटा के स्मॉल r गुणे के फाई, where B magnetic flux density, mu zero absolute permeability, I current flowing in current carrying element, small r distance from current carrying element to
required point phi angle made by current carrying element with respect to the required point. B net बराबर B1 plus B2 plus B3. Magnetic flux densities B1 and B3 are equal to 0 as the current flowing is equal and opposite in nature. So B net will be due to circular loop only phi बराबर 2 पाई। तो देखिए बी नेट हो जाएगा म्यू 0/2 बटे इंटू आई बटे के आर। Which of the following is the application of soft magnetic materials? Electromagnets. Difference between hard and soft magnetic materials. Hard magnetic material, soft magnetic material. Hard magnetic materials are those types of magnetic materials that maintain a constant magnetic property after magnetization at once. Soft magnetic material, a type of magnetic material which can be easily magnetized and demagnetized, is known as soft magnetic material. The area of the hysteresis loop for hard magnetic materials is large. Consequently, these materials have large hysteresis loss. The area of the hysteresis loop of the soft magnetic material is small. Materials like iron, nickel, and cobalt are common examples of hard magnets. An electromagnet is an example of a soft magnet. Hard magnetic materials have a large value of retentivity and corrosivity. Soft magnetic materials have a small value of retentivity and corrosivity. The work done by the force 4ax minus 3ay plus 2az n giving a 1 nanocoulomb charge, a displacement of 10 ax plus 2ay minus 7az m is. Concept: the work done by a force of an object is calculated by taking the dot product of the force vector and the displacement vector. It represents the energy transferred to the object by the force। तो देखिए यहाँ पर W बराबर हो जाएगा Q इंटू एफ डॉट डी। तो देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो 20 नैनो जूल आ जाएगा। When magnetic field is acting towards north and current is moving in east to west direction through a conductor, then the conductor will move in downward side। देखिए हम जानते हैं नॉर्थ साउथ और देखिए ईस्ट होता है या वेस्ट होता है। अब देखिए अब यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो देखिए जो है कि इधर वाली बड़ी उंगली हो जाएगी और देखिए एक तो जो मिडिल वाली उंगली जो होगी वह इधर शो करेगी। तो देखिए जो अंगूठा होगा वह जस्ट नीचे नीचे की डायरेक्शन में दिखाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल: insulation resistance is high, the energy gap in the dielectric material is very large, high dielectric strength, the temperature coefficient of resistance is negative, low thermal expansion, the dielectric material have high resistivity, high thermal conductivity, low water absorption quality, the attraction between the electron and the parent nucleus is very strong. The electrical conductivity of these material
is very low as there are no free electrons to carry current. Dielectric material. A dielectric material is defined as a non-metallic material with specific resistance, high a temperature coefficient of resistance negative, and large insulation resistance. The other way of defining dielectric material is that it, it is a non-conducting material that stores electrical charges. When dielectric is placed in an electric field, the electric charges do not flow through the material. Electric charges slightly shift from their average equilibrium positions, causing dielectric polarization. Dielectric polarization causes positive charge to flow in the direction of the field and negative charges to shift in the positive direction of the field as shown in the figure given below. This phenomenon yields an in- internal electric field, which in turn reduces the overall electric field within the dielectric material. Charge minus Q, charge plus Q. Electric field polarized molecules. These materials exist in solid, liquid, and gaseous forms. Some examples of dielectric materials are solid dielectrices, ceramic, plastic, mica, and glass. Dielectric liquid distilled water, dielectric gas, dry air, vacuum, nitrogen, and helium. The magnetic field at the center of a solenoid is given by the formula V बराबर म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई म्यू जीरो एन आई वेयर म्यू जीरो इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर n is the number of turns per unit length of the solenoid and I is the current in the solenoid. L 2 मीटर diameter 3 सेंटीमीटर नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर 1000 नंबर ऑफ लेयर्स 5 आई बराबर 5 एम्पियर टोटल नंबर ऑफ टर्न 1000 गुणे के 5 यानी 5000 टर्न एन का मान हो जाएगा 5000 बटा के 2 यानी 2500 टर्न्स पर मीटर। अब देखिए बी का मान निकाल देंगे। The positive electrodes of an electrostatic precipitator are present in which form? Plates. An electrostatic precipitator (ESP) is a device used to remove fine particles such as dust and smoke from exhaust gases by applying a high voltage electrostatic charge and capturing the particles on electrically charged plates. Positive electrodes. देखिए the positive electrodes in an ESP are typically in the form of plates. These plates are used to collect the charged dust particles from the gas stream. The dust particles, which are negatively charged by the corona, discharge from the negative electrodes. Wires are attracted to and accumulate on the positive charge plates. Negative electrodes. The negative electrodes are usually in the form of wires or rods which generate a corona discharge to ionize the gas and impart a negative charge to the dust particles. Mhm. In the heater element in an electric iron is manufactured by using nichrome. Nichrome is an alloy consisting of 80% nickel and 20% chromium. The melting point of nichrome is 1400 Celsius with high resistance, which makes this element best for use as a heating element.
The output current through current source will be shunted through voltage source without affecting its output, so this acts as like a voltage source. When an ideal voltage source and an ideal current source are connected in parallel, the voltage source will maintain a constant voltage across its terminal independent of the current voltage through it. The current source will provide a constant current through its terminal independent of the voltage across it. In a parallel configuration, the voltage across both elements is the same, but the current through each element is independent. The current from the current source will be shunted through the voltage source without affecting the current source output. So, in practical terms, the combination behaves more like a voltage source. As the voltage source, constant voltage is maintained across the parallel combination, and the current source output is essentially shunted through the voltage source without influencing its own output. A varistor is a voltage-dependent resistor. The varistor is a passive two-terminal solid-state semiconductor device that is used to provide protection to electrical and electronic circuits, also known as voltage-dependent resistor (VDR). There are two types: silicon carbide (VDR) and metal oxide (VDR). Silicon carbide, also known as carbonium, is semiconductor containing silicon and carbon. What are the advantages of digital communication system? More reliable, easy processing, easy signaling. देखिए, advantage of digital communication include simple multiplexing. Multiplexing is easier with digital signals than with analog signals. The effect of distortion, noise, and interference is much less in digital signals, or they are less affected. Combining digital signal using time division multiplexing (TDM) is easier than combining analog signals using frequency division multiplexing (FDM). The advantage of multiplexing is that we can transmit a large number of signals to a single medium. Reliability: digital circuits are more reliable. Digital circuits are easy to design and cheaper than analog circuits. The probability of error occurrence is reduced by employing error detecting and error correcting codes. Easy processing: the hardware implementation in digital circuit is more flexible than analog. The occurrence of crosstalk is very rare in digital communication. The configuring process of digital signals is easier than analog signals. Digital signals can be saved and retrieved more conveniently than analog signals. Many of the digital circuits have almost common encoding techniques, and hence similar devices can be used for a number of purposes. The capacity of the channels is effectively utilized by digital signals. RMS value of an AC quantity. The RMS value of AC current is equal to that amount of DC current which produces the same heating effect flowing through the same resistance for the same time. It is actual value of an alternating quantity that tells us the energy transfer capability on an AC source. The RMS value of a sine wave is 0.707 times its maximum value. Average value of an AC quantity. The
arithmetically average of the instantaneous value of an alternating quantity over one cycle is known as the average value of alternating quantity. The average value of a sine wave is शून्य. The root mean square value of the RMS value of a periodic signal is given by x RMS बराबर करड़ी में 1/t समाकलन 0 to t कोष्ठक में x ऑफ t का स्क्वायर dt. देखिए, from the figure x of t can be written as x of t बराबर 2 बटा के कैपिटल T इंटू स्मॉल t for small t is greater equal 0 and less equal t by 2. और देखिए 0 फॉर t equal t by 2, t is greater equal t by 2 and t is less equal कैपिटल T. क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए जो है कि 0 से तथा t बाई 2 के बीच में इसका जो मान है वो 1 आ रहा है, तो इसको 2 बटे के t इंटू टी लिख सकते हैं तथा देखिए शून्य आ रहा है t बाई 2 से t तक. तो देखिए यहाँ पे इसको रख दिया गया है और हल कर दिया गया है तो आ गया है 10.408. Form factor of sinusoidal alternating current. The form factor of an alternating current AC waveform is a measure that compares the root mean square RMS value to the average value or mean absolute value of the waveform. It is defined as the ratio of these two values. Form factor F बराबर RMS value बटे के average value. For a pure sinusoidal waveform, the calculation are as follows. The RMS value of a sinusoidal AC waveform is effective value that represents the equivalent DC value which delivers the same power mathematically for a sinusoidal waveform. The RMS value is given by RMS बराबर A by root 2, where A is the peak amplitude of the waveform. The average value of a sinusoidal AC waveform over a full cycle is zero because the positive and negative halves cancel each other out. However, when considering only the absolute value, the rectified value, the average value is 2a बटे के पाई. To find form factor for a sinusoidal waveform, we use the absolute average value. देखिए इसका रेशियो कर देंगे तो 1.1 आएगा. Thus, the form factor of a sinusoidal alternating current is approximately 1.11. This ratio indicates how much higher the RMS value is compared to the average value for a sinusoidal waveform. It is an important characteristic in AC circuit analysis and helps in understanding the behavior of different waveforms in electrical engineering. A coil of self a coil of self-inductance L is connected in series with a bulb B and an AC source. Brightness of the bulb decreases when an iron rod is inserted in the coil. The brightness of the bulb in an AC circuit depends on the power delivered to it, which is related to the effective current through the circuit. P बराबर I स्क्वायर R. I बराबर V बटा के रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. Inserting an iron rod
increase the effective permeability of the coil, which increase the self-inductance L. As L increases, XL to pi FL increases. Total impedance Z बराबर root R square plus XL square also increases but reduces current. Hence, the brightness of the bulb decreases. Materials that store electrical energy are classified as dielectric. Concept देखिए lead plus charge Q minus charge Q lead conductive plate B conductive plate with area A in meter square dielectric with permittivity epsilon distance small d in meters. A capacitor basically consists of two plates of a conductor and a dielectric insulator between them. The empty space consists of the non-conductive material and is known as a dielectric region. It is used to store energy in the form of an electrical charge. In regard to installation of street lighting, what is the average illumination level of class A1 installation used in important shopping centers and at road junctions? 30 lumen per meter square. For class A1 installation which are used in important shopping center and at road junctions, the average illumination level typically required is around 30 lumens per meter square. This level of illumination ensures adequate visibility and safety in areas with high traffic and pedestrian activity such as shopping centers and major road junctions. Different classes of illumination level. Average illumination level application 30 to 50 lux or higher. Shopping centers, road junctions, and areas with high pedestrian traffic. Class A2 15 से 30 लक्स रेजिडेंशियल एरिया माइनर शॉपिंग सेंटर्स लेस बिजी रोड जंक्शंस 10 से 20 लक्स मेजर रोड्स पार्किंग लॉट्स इंडस्ट्रियल एरियाज क्लास B2 5 to 10 लक्स रेजिडेंशियल स्ट्रीट साइडवॉक्स पार्क्स क्लास C1 20 से 50 लक्स पेरीमीटर्स ऑफ बिल्डिंग्स सिक्योरिटी checkpoints, entrance areas. Class C2 200 से 500 lux or higher depending on the task. Workspace assembly lines, inspection areas. Class D1 variable often lower than 10 lux. Building facades, monuments, landscaping. Class D2 typically 1 से 5 lux. Emergency exits, stairwells, corridors. क्लास E1 300 से 500 लक्स ऑफिसेस क्लासरूम्स रिटेल स्टोर्स क्लास E2 500 से 1000 लक्स और हायर ऑपरेटिंग थिएटर्स लेबोरेटरीज क्रिटिकल इंस्पेक्शन एरियाज क्लास F 1 से 5 लक्स मूवी मूव थिएटर्स इंटीमेट डाइनिंग एरियाज डेकोरेटिव लाइटिंग क्लास G 300 से 1500 लक्स डिपेंडिंग ऑन द sport, stadium sportage fields, recreational areas. Calculate the average intensity of illumination on the surface, which is inclined at an angle of 30 angles.
It is kept at a distance of 8 meters from a 1000 candela power lamp. Concept: illumination is defined as the luminous flux received by a surface per unit area. It is denoted by the symbol E and is measured in lux or lumen per meter square. इल्यूमिनेशन ई बराबर 5/A तथा हम लोग जानते हैं कि जो फाई होता है वह सीपी गुणे के ओमेगा होता है। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा सीपी गुणे को ओमेगा बटे के ए लक्स। देखिए वेयर सीपी कैंडल पावर और ओमेगा जो कि सॉलिड एंगल है, इसका मान होता है एरिया बटा के डी स्क्वायर। देखिए यहाँ जो सोर्स का कैंडल पावर 1000 कैंडला है तथा दूरी 8 मीटर। एंगल देखिए 30 अंश है। तो एवरेज इल्यूमिनेशन ई बराबर होता है आई बटा के डी स्क्वायर गुणे के कास थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा का मान जो होगा वो 60 अंश हो जाएगा ये वाला। तो देखिए यहाँ से ई बराबर हो जाएगा आई बटे के डी स्क्वायर इंटू कास थीटा। आई का मान देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटे के 8 का स्क्वायर गुणे के कास 60 अंश यानी 7.8125 लक्स आ जाएगा। देखिए सोर्स का इंटेंसिटी है। देखिए यहाँ से इस ओमेगा के मान को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा सी पी बटा के डी स्क्वायर हो जाएगा कास थीटा। In an alternator at zero power factor lagging, the armature reaction is wholly demagnetizing. Armature reaction: the effect of armature stator flux on the flux produced by the rotor field poles is called armature reaction. It depends on the power factor. Example: the phase relationship between the terminal voltage and the armature current. The armature reaction flux is constant in magnitude and rotates at synchronous speed. At unity power factor load, the armature reaction is cross-magnetizing distortional. At lagging power factor load, the armature reaction is partly demagnetizing, partly cross-magnetizing. At zero power factor lagging load, it is purely demagnetizing and the induced EMF will get decreased. When the generator supply a load at leading power factor, the armature reaction is partly magnetizing and the partly cross-magnetizing. At zero power factor leading load, it is purely magnetizing and the induced EMF will get increased. Armature reaction in synchronous generator operating at unity factor। देखिए यहाँ पे यह जो है यह फील्ड फ्लक्स का फेजर डायग्राम है और देखिए यह जो आर्मेचर में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसका फेजर डायग्राम है जो फील्ड फ्लक्स के फेजर डायग्राम से 90 एंगल लैग करता है। अब देखिए यदि सिंक्रोनस जनरेटर से रेजिस्टिव लोड जोड़ देते हैं तो उसमें आर्मेचर में करंट फ्लो करने लगती है आईए जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसी के फेज में होती है। और देखिए जब करंट फ्लो करती है आर्मेचर में तो देखिए उससे एक ठो अन्य जो फ्लक्स जनरेट होता है कंडक्टर में वो होता है आर्मेचर फ्लक्स। देखिए यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स एफ बराबर यन गुणे के आई। यहाँ पे यन जो है कि नंबर ऑफ टर्न है
आर्मेचर में, और आई आर्मेचर से फ्लो होने वाली करंट है। देखिए अब फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो होता है एफ रिजल्टेंट। और इस समय बोलेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी पावर फैक्टर हैज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मतलब देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक तरह से क्रॉस बन रहा है। देखिए यहाँ पे दो पोल की मशीन है। देखिए यह स्टेटर पोल है, और देखिए यह स्टेटर एक ठो दूसरा कंडक्टर है। और देखिए यह रोटर का एन और एस पोल है। देखिए दो पोल वाली मशीन में इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल दोनों बराबर होता है। देखिए इस समय जो है कि रोटर वह मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सेस यानी एमएनए पर है। तो ये जो कंडक्टर है इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। जब यह घूमकर या 90 अंश घूमकर जब यहाँ पर आएगा, तब इस जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस। देखिए जैसे यहाँ पे रेफरेंस फ्लक्स का फील्ड माना गया है, और देखिए यह 90 अंश पे फील्ड फ्लक्स हो गया है, तब देखिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ यदि होगा वो मैक्सिमम होगा यदि जो है कि यूनिटी पावर फैक्टर का लोड हो, यानी रजिस्टिव लोड हो। अब देखिए जो इंड्यूस ईएमएफ जो आर्मेचर करंट के आर्मेचर कंडक्टर के क्रॉस फ्लो कर रही है वह आई होगी, और यह जो आई होगी वह इंड्यूस ईएमएफ के फेज में होगी। और देखिए जब करंट फ्लो करेगी तो उसके अनुसार देखिए एक ठो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर में उत्पन्न होगा, जो कि इस प्रकार दिखाया गया है। यह दाएं हाथ के कर्ल रूल के अनुसार होगा। जैसे देखिए यहाँ से देखिए जो पदार्थ है उसमें से निकल रही है तो इसको नॉर्थ पोल, और देखिए इसके द्वारा अंदर जा रही है तो इसे साउथ पोल बोलते हैं। देखिए यहाँ से देखिए जो यह है वह मेन फील्ड फ्लक्स है, एफ ऑफ एफ। और देखिए यह वाला जो है वह आर्मेचर का ईएमएफ है। देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर का फ्लक्स एफ आया वह उसी समय आया जब जो आर्मेचर का कंडक्टर है उसमें करंट आई फ्लो की है। तो इसीलिए देखिए यह सब सेम ही फेज में यहाँ पे है। अतः देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो देखिए यहाँ से रिजल्टेंट नॉर्थ और साउथ रोटर का यहाँ पे प्रतीत होंगे, यहाँ पे नहीं। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फील्ड फ्लक्स है वो देखिए यहाँ ना होकर यहाँ हो रहा है। मतलब कि समय में जो है कि डेल्टा एंगल जो होता है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, डेल्टा एंगल लैग कर जा रहा है। इसी डेल्टा को हम लोग लोड एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि लोड के कारण या फील्ड जो फ्लक्स है वह लैग हो जा रहा है। अब देखिए यदि यूनिटी पावर फैक्टर ना होकर जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होता तो देखिए यहाँ पे फील्ड जो फ्लक्स है उसे यहाँ पे माना गया है। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो तो कंडक्टर के क्रॉस आ जाता, परंतु जो लैगिंग पावर फैक्टर के कारण जो करंट होती वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लैग कर जाती। देखिए यहाँ पे आर्मेचर करंट को 90 डिग्री दिखा रहा है। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आता, उसके बाद 90 डिग्री बाद जो होता है आर्मेचर करंट आईए होती। मतलब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जब रोटर यहाँ एन होता और यहाँ एस होता तभी आ जाता है। लेकिन देखिए इस जो कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो होती तब फ्लो होती 90 अंश इंड्यूस ईएमएफ आने के बाद, यानी जब एन यहाँ पे और एस यहाँ पे होता उस समय आता। अब देखिए एन और एस रोटर मतलब का एन इधर है, एस इधर है। मतलब कि जो रोटर का फील्ड जिसे कि मेन फील्ड बोलते हैं वह इस तरह होगी। लेकिन देखिए जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है आर्मेचर, उसका तो फील्ड देखिए इसी प्रकार बनता, क्योंकि करंट इसी तरह घूम रही है। इसका भी देखिए इसी प्रकार बनता है फ्लक्स। मतलब कि यहाँ से
जो रोटर का फील्ड है और जो स्टेटर के कंडक्टर का जो फील्ड है वह आर्मेचर का जो फील्ड है वह 180 अंश अपोजिट होती है। देखिए, मेन फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसीलिए इसे डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोला जाता है। इस सिचुएशन में जो फील्ड फ्लक्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखिए, जब रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाएगा तो देखिए जो ई एफ है, जनरेटेड ईएमएफ, यानी कड़ी में 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू फाई इंटू टी पी एच इंटू के सी इंटू के डी जो होगा ये कम हो जाएगा, इसलिए जो टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त होगा वह भी कम प्राप्त होगा। तथा देखिए, जो रोटर पर हम एक्साइटेशन देंगे वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए इसको ओवर एक्साइटेड बोलेंगे, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर। बोले तो इंडक्टिव लोड होगा तो उस समय सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग हुआ। अब देखिए, एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, आर्मेचर रिएक्शन एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब कास फाई का मान जीरो लीडिंग, यानी फाई का मान 90 अंश होगा। यहाँ पे देखिए, 2 पोल वाला सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। यहाँ पर देखिए आर्मेचर का कंडक्टर ए डैश है, और देखिए यह रोटर का देखिए फील्ड है एस एन। अब देखिए, इसी रोटर के जो फील्ड है उसको रेफरेंस माना गया है, मतलब कि इसी टाइम पे देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। देखिए, रोटर पर हमेशा यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट की तरह बना रहता है। यदि रोटर पर डीसी सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं तो स्ट्रांग जो होता है फील्ड बन जाती है। अब देखिए, अब जो यहाँ पे जो नॉर्थ था यह घूमकर यहाँ पे चला जाएगा, यानी जो यहाँ पे फील्ड फ्लक्स यहाँ पे थी वह देखिए चला जाएगा यहाँ पे फील्ड फ्लक्स। तब जाके देखिए ये जो कंडक्टर हैं यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो कि फील्ड फ्लक्स से 90 अंश लैग करेगा। देखिए, यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर है, मतलब कि जो फील्ड इंड्यूस ईएमएफ होने से पहले ही 90 डिग्री जो है कि इस जो कंडक्टर है इनमें आर्मेचर करंट बह गई थी। तो देखिए यहाँ पे आर्मेचर करंट को बनाया गया है जो कि इंड्यूस ईएमएफ से 90 अंश लीड कर रही है, लीडिंग पावर फैक्टर के कारण। देखिए, इंड्यूस ईएमएफ जिस समय आया है, देखिए जो आर्मेचर है उसमें करंट इंड्यूस ईएमएफ आने से 90 डिग्री पहले ही जो है कि बह गई होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है इसके कारण जो फ्लक्स है वो देखिए इस प्रकार बन रहा है, या आर्मेचर फ्लक्स है। लेकिन देखिए अभी जो है कि जो रोटर है इसका जो फील्ड फ्लक्स है यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे ये इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ से यह सिद्ध होता है कि जो फील्ड फ्लक्स है तथा आर्मेचर फ्लक्स है दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो देखिए यहाँ पे रोटर पर जो फील्ड फ्लक्स है वह जितना फील्ड फ्लक्स दिए हैं उससे ज़्यादा होगी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो कम फील्ड फ्लक्स दिए हैं इसीलिए इसे जो कहा जाता है अंडर एक्साइटेड जनरेटर। तो देखिए इसमें रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वह जो आर्मेचर फ्लक्स है तथा जो रोटर मेन फील्ड फ्लक्स है दोनों का योग आता है, जिससे देखिए जनरेटेड ईएमएफ का मान भी बढ़ जाएगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मतलब कि देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पे डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पर इज होली डीमैग्नेटाइजिंग। Which type of poles is recommended for the highest span steel tower?
देखिए, टाइप्स ऑफ poles used in overhead lines. Wooden poles. These are made of seasoned wood, sal or cheer, and are suitable for lines of the moderate cross-sectional area and of relatively shorter span, say up to 50 meters. Such supports are cheap, easily available, provide insulating properties, and therefore are widely used for distribution purposes in rural area as an economic proposition. These cannot be used for voltage higher than 20 kV. Steel poles. Steel poles are often used as a substitute for wooden poles. They possess greater mechanical strength and longer life and permit longer span to be used. Such poles are generally used for distribution purposes in the cities. RCC pole. The reinforced concrete poles have become very popular as line support in recent years. They have greater mechanical strength, longer life, and permit longer span than steel poles. Moreover, they give a good outlook, require little maintenance, and have good insulating properties. Steel tower. In practice, wooden, steel, and reinforced concrete poles are used for distribution purposes at low voltage, say up to 11 kV. However, for long distance transmission at higher voltage, steel towers are invariably employed. इसको हल करने के लिए देखिए इसको ग्राउंड कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे तथा इस नोड पे जो वोल्टेज है वह यक्स मान लेंगे और इस नोड पर अब देखिए केसीएल लगाएंगे, जो किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट हो जाएगा 5 ओम में यक्स माइनस 15 बटा के 5 तथा देखिए इसमें 10 ओम वाले शंट ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट का मान हो जाएगा यक्स बटा के 10। और फिर देखिए इस वाले ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर, जो कि उल्टा डायरेक्शन में दिया हुआ है। अतः यहाँ माइनस 6 बराबर कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 30 प्लस यक्स बराबर 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 90, यानी x बराबर आ जाएगा 3 तिली के 9 यानी 30 आ जाएगा। मतलब एक्स मान लीजिएगा 30 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट होगा। देखिए 10 ओम से फ्लो करने वाली करंट का मान हो जाएगा 30 बटा के 10 यानी 3 एम्पियर। कंसिडरिंग स्पीड एंड लोड टॉर्क, सेलेक्ट द मोटर दैट इज डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। Differentially compound motor. This motor has a shunt field winding and a series field winding, but the two windings are connected in such a way that they oppose each other. As the load torque increases, the current in the series field winding increases, which tends to decrease the total magnetic flux. This causes the motor speed to increase. Therefore, the differentially compound motor has a constant speed characteristics even under varying load condition. देखिए cumulatively compound motor. This motor has a shunt field winding and a series field winding that are connected in parallel. As the load torque increases, the current in series field winding increases, which tends to increase the total magnetic flux. This causes the motor speed to decreases. Therefore, the cumulatively compound motor has a variable characteristics, with the speed decreasing as the load torque increases. Series motor. This motor has a series field winding only. The speed of a series motor is inversely proportional to the load torque. This means that as the load torque increases, the speed of the motor decreases. Therefore, the series motor has a high starting torque but a variable speed characteristics
under load. Permanent magnet motor. This motor uses permanent magnet to create the magnetic field. Permanent magnet motor have a variety of speed torque characteristics depending on the design of the motor. However, the most common characteristic is a constant speed characteristics even under varying load condition. The speed torque characteristics of different DC motor are as shown in the below figure. देखिए स्पीड टॉर्क, देखिए जो सीरीज मोटर है उसमें देखिए स्पीड यदि कम होती है तो जो टॉर्क है वह बढ़ता है। अब देखिए डिफरेंशियल में जो है कि स्पीड बढ़ती है तो जो है टॉर्क भी बढ़ता है। और देखिए शंट का देखिए ग्राफ देखिए, स्पीड जो है कि कांस्टेंट है और टॉर्क बढ़ रहा है। देखिए कम्युलेटिव का देखिए स्पीड घट रही है, टॉर्क बढ़ रहा है। देखिए ए पर बार प्लस बी पर बार प्लस सी पर बार और इन सब के बार इज इक्वलेंट टू, देखिए डी मोर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट डॉट ए एन और सब पर बार है तो उसको लिख सकते हैं ए वन पर बार प्लस ए टू पर बार प्लस ए थ्री पर बार प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन पर बार। उसी प्रकार देखिए यदि यहाँ पर है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए एन और इन सब पर बार है तो इसको लिख सकते हैं ए वन पर बार इंटू ए टू पर बार इंटू ए थ्री पर बार इंटू डॉट डॉट ए एन पर बार। इस थ्योरम को ध्यान में रखें। इसीलिए इसीलिए देखिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ए पर बार इंटू दोबारा बार, बी पर बार इंटू दोबारा बार, सी पर बार फिर बार। देखिए तो जब डबल बार लगा देते हैं तो ए ही हो जाएगा और बी पर डबल बार है तो बी हो जाएगा, सी पर डबल बार है तो सी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। इम्पोर्टेंट पॉइंट नेम एंड फार्म आर फार्म। देखिए आइडेंटिटी ला वन इंटू ए बराबर ए, देखिए आर फार्म में जीरो प्लस ए बराबर ए। नल ला एंड फार्म में जीरो इंटू ए बराबर जीरो तथा वन प्लस ए बराबर वन। अब देखिए इंडेम इडिम्पोटेंट बार इडेम्पोटेंट ला, इसमें ए इंटू ए बराबर ए तथा आर फार्म में ए प्लस ए बराबर ए। इनवर्स ला में ए इंटू ए इनवर्स बराबर जीरो तथा आर फार्म में ए प्लस ए इनवर्स बराबर वन। कम्यूटेटिव ला में ए बी बराबर बी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। एसोसिएटिव ला में कोष्टक में ए बी इंटू सी बराबर, देखिए तथा आर फार्म में हो जाएगा ए प्लस बी कोष्टक में प्लस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में जैसे ए प्लस बी सी बराबर ए बी ए प्लस बी कोष्टक में इंटू ए प्लस सी। तो देखिए आर फार्म में ए कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। अब देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ में ए कोष्टक में ए प्लस बी बराबर ए तथा आर फार्म में ए प्लस ए बी बराबर ए हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ ए बी कोष्टक में डैश बराबर ए पर डैश प्लस बी पर डैश। देखिए कोष्टक में ए प्लस बी और होल डैश बराबर ए पर डैश इंटू बी पर डैश। इसको ध्यान से याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनामेनन इज नॉट accompanied with the corona effect on conductors of overhead power transmission lines? Deep red glow, देखिए कोरोना, the phenomenon of violet glow, hissing noise and the production of ozone gas in an overhead transmission line is known as corona. Hence option 1 is wrong. Corona is formed due to the ionization of air surrounding the conductors, therefore it is
affected by the physical state of the atmosphere. In stormy weather, the number of ions is more than normal, and as such, corona occurs at much less voltage as compared with fair weather. Corona is accompanied by a loss of energy. This affects the transmission efficiency of the line. Ozone is produced by corona and may cause corrosion of the conductor due to chemical action. The corona will cause radio interference. The current drawn by the line due to the corona is non-sinusoidal, and hence non-sinusoidal voltage drop occurs in the line. This may cause inductive interference with neighboring communication lines. For which of the following utility will the demand factor be आधा? Residential load over 1 kilowatt. The demand factor is the ratio of the sum of maximum demand of a system to the total connected load on the system. Demand factor बराबर sum of maximum demand बटे के total connected load. The demand factor is always less than 1. डिमांड फैक्टर फॉर वेरियस लोड्स. रेजिडेंशियल लोड के लिए जो कि 1 किलोवाट से ऊपर के हो उसका 0.5 होता है. रेजिडेंशियल लोड जो कि 0.25 किलोवाट से कम है उनके लिए लेस देन 0.5 होता है, 0.5 से कम होता है. मोटर लोड के लिए जो कि 10 एचपी से छोटा हो उसके लिए डिमांड फैक्टर 0.75 होता है. कमर्शियल लोड के लिए फॉर रेस्टोरेंट के लिए जो डिमांड फैक्टर होता है वो 0.7 होता है. देखिए जो मैक्सिमम डिमांड होता है वह उसको डिनोट करता है कि मतलब किस टाइम बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है. और देखिए इस मैक्सिमम डिमांड की आवश्यकता होती है पावर स्टेशन को के साइज को डिज़ाइन करने में. हेल्प इन डिटरमाइनिंग साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन. जैसे कि देखिए यहाँ पे एक लोड कर्व का डायग्राम बनाया गया है मेगावाट में आवर्स में. तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुत मोस्टली टाइम पर तो समान जैसे डिमांड है जैसे इस तरह की है, लेकिन देखिए एक इस जैसे पॉइंट के बीच का जो समय है यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसको मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं. तो हम लोग जैसे पावर प्लांट की जो कैपेसिटी बनाएंगे वह इस मैक्सिमम डिमांड को ध्यान में रख के बनाएंगे. देखिए एवरेज लोड डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इन ए गिवन पीरियड. जैसे देखिए यहाँ पे तो लोड कर्व दिया हुआ है तो देखिए एवरेज लोड इतना लगा होगा. देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है मतलब कभी कभी 100 किलो वाट की आवश्यकता होती है, कभी 5 किलो वाट की आवश्यकता होती है, कभी 10 किलो वाट की. तो ओवरऑल 24 घंटा में जितने वाट की आवश्यकता होती है उसे मैक्सिमम डिमांड से एवरेज लोड बोलते हैं. डेली एवरेज लोड बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स इन किलोवाट घंटा डिमांडेड इन ए डे बटे के 24 आवर. देखिए यह डेली एवरेज लोड के लिए अलग होता है तथा मंथली एवरेज लोड अलग होता है तथा सालाना एवरेज लोड भी होता है. उसमें 365 दिन से लेकर कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही निकाला जाता है.